औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पूरे जो टॉपिक है उसमें हमें ये बताया गया है कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुई नर्वस सिस्टम के हवाले से, कि मतलब वो कौन से स्टेप्स है जिनके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एडवांस होता गया। अब इसका इंट्रो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जितने भी सेल्स हम देखते हैं उनको कोई ना कोई स्टिमुलस उनके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। वो स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और उस स्टिमुलस की वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब कि आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर हम प्रोटोज़ोआ और स्पॉन्जिस को देखते हैं कि ये जो सिंपलेस्ट एनिमल्स जो हैं वो स्पॉन्जिस हैं, और उससे जो है वो यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं, वो ज़्यादातर प्रोटोज़ोआ होते हैं। तो इनके अंदर कोई रियल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोऑर्डिनेशन और ये सारे मामला जो है वो चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटोज़ोआ के देखें तो उसके जो सीलिया की जो मूवमेंट है, इवन के जो फ्लैजेलेट्स होते हैं उनके फ्लैजेला की जो मूवमेंट है लाइट इंटेंसिटी के हवाले से, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही होती है। लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें दूसरे आप कह सकते हैं कि वो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। सिर्फ उन एनिमल्स के अंदर हमें नर्वस सिस्टम जो है वो मिलेगा जिनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अब टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि उनके अंदर बाकायदा टिश्यूज़ और ऑर्गन्स वगैरह जो है वो आपको दिखाई देंगे। उनमें डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास ट्रू नर्वस सिस्टम होता है। अब इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है प्रोटोज़ोआ और स्पॉन्जिस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जी हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आने लगे हैं कि वो कौन से 5 जनरल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं जिसके साथ नर्वस सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट आई। अब जब सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम देखते हैं तो वो बड़ा सिंपल सा था। वो सिंपल एक नर्व नेट की शक्ल में था, कि मतलब जो सबसे सिंपल आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट की सूरत के अंदर है। जो डायग्राम से आप जो वो यहाँ पर देख सकते हैं, कि आप देखिए कि हम अभी पढ़ेंगे कि जो हाइड्रा होते हैं, नाइडेरियंस होते हैं, इनके अंदर इस तरीके से पूरे का पूरा एक न्यूरॉन्स का जाला जो है वो बिछा होता है, और इस सारे को आप नर्व नेट कहते हैं। और याद रखिएगा इस नर्व नेट के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन नहीं होता। मतलब इसके अंदर आप ये नहीं बता सकते जी ये वाला सेंसरी है, ये वाला इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, नहीं। इसमें सारे के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और इन न्यूरॉन की खास बात ये होती है कि बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ मैसेज जा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ भी मैसेज आ सकता है। इन शॉर्ट ये कि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद नहीं होते। अब जो भी नाइडेरियंस इसमें आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के अंदर, हाइड्रा है, जेलीफिशेस है, सी एनिमोन्स हैं, सब के सब जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो रखते हैं, जो कि एक सिंपल नर्व नेट है। ये पूरा एक लैटिस वर्ग इसने बनाया होता है, मतलब क्रिस्टल की तरह से पूरा एक जाला बना होता है न्यूरॉन्स का, और ये सारी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो करवा रहा होता है। अगेन इन नर्व नेट को अगर हम देखते हैं तो इसमें इम्पल्स जो कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल होती है। अब ये जो नाइडेरियंस जो हमने एग्जाम्पल अभी कोट किए हैं, हाइड्रा, जेलीफिशेस और सी एनिमोन्स, इनके अंदर ऐसा कोई ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं होता, और ना ही कहीं पर न्यूरॉन्स का क्लस्टर होगा। मतलब सिंपल सारा यहाँ पर एक नर्व नेट ही है, एक जाला ही बिछा हुआ है। आपको कहीं पर भी कोई ब्रेन या कोई न्यूरॉन का कोई क्लस्टर दिखाई नहीं देगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इन जेलीफिशेस के ऊपर, इन हाइड्रा के ऊपर, इन सी एनीमून की बॉडी में कहीं पर भी कोई चीज़ टच होती है, कहीं से भी कोई स्टिमुलस मिलेगा, तो वो स्टिमुलस पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, और ये इनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है वो आ रही है, तो ये उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन के जेलीफिशेस के हवाले से यहाँ पर बताया गया है कि जेलीफिशेस के अंदर ये जो नर्व नेट वाला सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको स्लो स्विमिंग के अंदर और बॉडी को अपसाइड डाउन जो जेलीफिश का एक तरीक़ाकार होता है उसकी तरह इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब इकाइनोडर्म्स जो हैं जिनमें सी स्टार्स आ जाते हैं, सी अर्चिन्स हैं, सी क्यूकम्बर्स हैं, इनके अंदर भी अभी तक नर्व नेट जो है वो मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इनके अंदर नर्व नेट थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी स्टार को देखते हैं तो उसके अंदर 3 जो हैं वो डिस्टिंक्ट नर्व नेट्स हैं। मतलब 3 तरह से उनके अंदर जाला जो है वो बिछा होता है नर्व्स का। सबसे पहले जो नर्व नेट है वो बिल्कुल स्किन के नीचे होता है। मतलब उनकी जो सर्कमओरल रिंग है, मतलब कि जो उनका माउथ होता है स्टारफिश का, उसके गिर्द ये सारा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो है मौजूद होता है, और उससे फिर 5 सेट्स निकलते हैं जो उसकी बाजुओं के अंदर जाते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो अपने ज़हन के अंदर जो है वो अज़्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टारफिश है, तो उसके जो नीचे माउथ होगा, उसके माउथ के गिर्द भी न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा, और फिर उस माउथ से फिर उसके हर एक बाजू के अंदर पूरा एक जो है वो न्यूरॉन का नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है। सेकंड जो नर्व नेट इसके अंदर मौजूद होगा वो एक्चुअल में इसके मसल्स के लिए होता है,
और वो साथ में स्किन जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर जो इसकी अटैचमेंट होती है, और उन स्किन प्लेट्स को हम ऑसिकल्स कहते हैं। जो थर्ड नर्व नेट इसके अंदर मौजूद होता है वो इसके ट्यूब फीट के साथ जो है वो जुड़ा होता है। अब ट्यूब फीट बेसिकली क्या है, स्टारफिश को अगर हम देखें और उसकी जो नीचे वाली साइड होती है उसके बाजू के ऊपर छोटे छोटे सक्शन कप्स लगे होते हैं, उन सक्शन कप्स को हम ट्यूब फीट कहते हैं। और वो जो ट्यूब फीट है वो स्टारफिश को चलने में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, तो उसके साथ भी जो है ये नर्व नेट का जो है वो कनेक्शन जो है वो मौजूद होता है। तो इसको एक दफ़ा मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, जो सी स्टार हैं, उनके अंदर 3 जो है वो अलग अलग नर्व नेट मौजूद होते हैं। एक बिल्कुल स्किन के नीचे, एक मसल्स के साथ, और तीसरा जो है वो ट्यूब फीट के साथ जो है वो मौजूद होता है, जिसकी मदद से ये जो स्टार फिशेज़ हैं, ये जो सी स्टार्स हैं, ये मूव कर पाती हैं। तो ये अगेन यहाँ पर हमने डायग्राम अटैच की थी जो कि नर्व नेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाइडेरियन के अंदर या हाइड्रा के अंदर। जो दूसरा एवोल्यूशनरी स्टेप है वो एक्चुअल में सेफलाइजेशन है। अब सेफलाइजेशन से क्या मुराद है, अभी हमने सीखा कि जो हाइड्रा वगैरह थे उनके अंदर तो सिर्फ नर्व नेट थे। फिर जैसे ही एडवांसमेंट आई तो पता चलता है कि जो स्टडीज़ बताती हैं कि एनिमल का जो एंटीरियर हिस्सा होता है, सामने वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर न्यूरॉन्स का गुच्छा बन गया, या न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का एक क्लस्टर बन गया, जो कि प्रिमिटिव ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर दिया। जिसने प्रॉपर ब्रेन नहीं था लेकिन ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम सेफलाइजेशन कहते हैं। सेफलाइजेशन बेसिकली कहते हैं हेड का बनना, ठीक है, सर का बनना। अब यहाँ पर अगेन हेड तो नहीं है, लेकिन एक जगह के ऊपर जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ के आ जाने से जो ब्रेन बन गया है, तो वो एक तरह से यही रिप्रेजेंट करता है कि ये इसके सामने वाला हिस्सा है, ये इसका एंटीरियर हिस्सा है। तो जब न्यूरॉन का जो क्लस्टर था या सेल बॉडीज़ का जो क्लस्टर था वो एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो गया, तो उससे एक प्रिमिटिव ब्रेन बन गया। तो इस प्रिमिटिव ब्रेन के बनने को ही हम सेफलाइजेशन कहते हैं। आप इसको समझने के लिए साथ में जो पिक है उसको देख सकते हैं कि उसमें एक प्लेन एरिया है, और उसके प्लेन एरिया के सामने वाली साइड के ऊपर आई स्पॉट्स हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इसको लाइट इंटेंसिटी में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ भी मौजूद है, जो कि इसके ब्रेन की तरह काम करेगा। अगेन ये एक्चुअल ब्रेन नहीं है, इसको इसलिए हम प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं। और इसके साथ इसमें एक और भी एडवांसमेंट हम देखते हैं कि इस प्रिमिटिव ब्रेन से जो है वो साइड्स की तरफ, मतलब कि राइट और लेफ्ट में नर्व कॉर्ड्स जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। और इन्हीं नर्व कॉर्ड के हवाले से बताया गया है कि वो थर्ड स्टेप था एवोल्यूशन के अंदर, कि इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री आ गई। कि मतलब कि जैसे ही एनिमल किंगडम के अंदर एडवांसमेंट हुई तो पता चलता है कि जो तीसरा स्टेप हुआ नर्वस सिस्टम के अंदर वो है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? ऐसी सिमेट्री जिसमें आप एक ऑर्गेनिज्म को उसके राइट और लेफ्ट साइड में आप डिवाइड कर दें, दरमियान से आप लाइन लगाएं और उसका राइट और लेफ्ट साइड बन जाए, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो अगेन प्लेन एरिया को आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर से कट लगाएंगे तो इसके राइट साइड पे भी नर्व कॉर्ड है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी नर्व कॉर्ड है। इसी को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब बताया गया है कि जो बायलेटरल सिमेट्री है ये एक्चुअल में वजह बनी, आगे एवोल्यूशन के अंदर वजह बनी कि पेयर्ड न्यूरॉन्स बने, मसल्स वगैरह बने, सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो है वो बने, और मुख्तलिफ ब्रेन सेंटर्स जो है वो बने। और ये जो बायलेटरल सिमेट्री है या इस तरीके के जो न्यूरॉन्स, मसल्स वगैरह, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिर आगे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब कि क्लाइंबिंग के अंदर, क्रॉलिंग के अंदर, फ्लाइंग और वॉकिंग के अंदर। अब ज़ाहिर बात है प्लेन एरिया के अंदर ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन इसका बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आप एनिमल किंगडम के अंदर आगे जाएंगे तो वहाँ पर जिनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री मौजूद होगी तो उनके अंदर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उसके अंदर क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग और फ्लाइंग वगैरह जो है वो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ये तीसरा स्टेप था एडवांसमेंट का। सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग के ऊपर सिर्फ नर्व नेट मौजूद हुआ करता था। फिर हमने देखा कि जैसी एडवांसमेंट हुई तो उसमें ब्रेन की तरह का क्लस्टर बनना शुरू हो गया, जिसको हम सेफलाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि बायलेटरल सिमेट्री आ गई, और बायलेटरल सिमेट्री की वजह से भी मज़ीद एडवांसमेंट आती है। फिर जी चौथी स्टेप क्या हुआ? चौथा स्टेप ये हुआ कि गैंग्लिया बनना शुरू हो गया। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर अभी तो हमने पढ़ा है कि गैंग्लिया बना है वहाँ पर, जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है एंटीरियर एंड के ऊपर, उसको हम प्रिमिटिव ब्रेन कह के आए हैं। ठीक है, वो गैंग्लिया है, लेकिन अगर उसके अलावा भी गैंग्लिया बनना शुरू हो गए, मतलब जैसे ही हम एनिमल किंगडम के अंदर आगे जाते हैं तो पता चलता है एक ब्रेन वाला गैंग्लिया तो है जिसको आप प्रिमिटिव ब्रेन कह रहे हैं। उसके अलावा भी बॉडी के अंदर जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर या मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ इकट्ठा होना शुरू हो गई, और उसको हम कहते हैं कि वो भी गैंग्लिया जो बने, उनको हम पेरिफेरल गैंग्लिया कहते हैं।
और ये एक्चुअल में फोर्थ स्टेप था या फोर्थ एवोल्यूशनरी ट्रेंड था जो कि एनिमल्स के अंदर आया और ये एडवांसमेंट की तरफ लेके गया। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक इंसेक्ट को देख सकते हैं, ये क्रैब है आपके सामने, सॉरी इंसेक्ट नहीं है, आर्थ्रोपोड है, क्रैब यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखिए इसका एक सेरिब्रल गैंग्लियन है। अब ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन है ये इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी बॉडी के अंदर गैंग्लिया मौजूद होंगे जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, जिसमें यहाँ पर एक गैंग्लिया दिखाया गया है और वो थोरेसिक गैंग्लिया है। इसी तरीके के अगर हम मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को देखते हैं तो उसमें भी एक प्रिमिटिव ब्रेन के साथ साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो गैंग्लिया जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जो गैंग्लिया का बनना है ये भी एक्चुअल में एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड था, एक एडवांसमेंट थी नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसी गैंग्लिया की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है कि इकाइनोडर्म जो है जिसमें सी स्टार्स आ जाते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। अभी आपने देखा कि इसमें 3 तरह की नर्व नेट होती हैं। उन नर्व नेट के अलावा इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर नर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं, या पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। तो बेसिकली इसमें हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं कि इसके अंदर एक्टो न्यूरल सिस्टम है। अब एक्टो न्यूरल सिस्टम ऐसा इसमें सिस्टम मौजूद होता है जो कि एपिडर्मिस के साथ होता है और जो सेंसरी और मोटर फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। अब इसकी डायग्राम के आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक्टो न्यूरल सिस्टम की तरफ मतलब कि लेबल हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका एक्टो न्यूरल सिस्टम होगा। अगर हम इसके बिल्कुल ऊपर देखें तो वो एपिकल सिस्टम मौजूद है, और वो जो एपिकल सिस्टम है वो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ इसके बाजुओं के अंदर रेडियल नर्व भी मौजूद होती है। ज़ाहिर बात है जो सी स्टारोस के 5 बाजू होंगे तो हर बाजू के अंदर एक नर्व मौजूद है जिसको हम रेडियल नर्व कहते हैं, और उस रेडियल नर्व के नीचे हाइपोन्यूरल सिस्टम मौजूद होता है, और वो जो हाइपोन्यूरल सिस्टम है वो मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इसके अंदर जो एक्टोन्यूरल सिस्टम है वो दोनों काम कंट्रोल करता है, सेंसरी भी और मोटर भी, और जो हाइपोन्यूरल है वो मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है, एपिकल सिस्टम जो है वो सेंसरी फंक्शन कंट्रोल करता है, और रेडियल नर्व जो है वो हर आर्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो एक्चुअल में गैंग्लिया के साथ यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है इकाइनोडर्म के अंदर कि इनके अंदर किस तरीके से इनका नर्वस सिस्टम मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक्चुअल में जस्ट ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा है बाकी जो इससे लोअर ऑर्डर्स हैं। और लास्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट की वजह बना इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो है इंटरन्यूरॉन्स का बनना। अब बताया जाता है कि जिन भी एनिमल्स के अंदर ये जो इनवर्टिब्रेट्स आप पढ़ते हैं, जिन भी एनिमल्स के अंदर आप जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट देखेंगे उसको स्टडी करने पे पता चलता है कि उनके गैंग्लिया के अंदर इंटरन्यूरॉन्स बनना शुरू हो गए। तो जो एनिमल जो इनवर्टिब्रेट जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो मिलते हैं। तो मतलब ये कि जो इंटरन्यूरॉन्स हैं एक्चुअल में ये एडवांसमेंट की एक निशानी है, ठीक है। और इसकी सबसे जो एडवांस एग्जांपल हमारे पास है वो हमारा वर्टिब्रेट ब्रेन है, मतलब जो हम सब का ब्रेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। अब ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा इंटरन्यूरॉन होंगे वो एनिमल उतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा जिस तरीके से हम हैं। अब मैं इसको पूरा एक समराइज़ करने लगा हूँ 1 मिनट के अंदर। बेसिकली हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर सीखा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस तरीके से एवोल्यूशन हुई। तो सबसे जो पहले सिंपल जो हमें एनिमल्स मिलते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्व नेट मौजूद थी, मतलब कि न्यूरॉन्स का सिर्फ एक जाला मौजूद था। जैसे ही एडवांसमेंट हुई तो नेक्स्ट जब एनिमल्स हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि उनके अंदर जो है नर्व नेट के बाद सेफलाइजेशन आ गई। सेफलाइजेशन बेसिकली क्या है कि एंटीरियर पोर्शन के ऊपर सामने वाले जो पोर्शन है उसके अंदर सेल बॉडीज़ का इकट्ठा हो जाना और एक प्रिमिटिव ब्रेन बना लेना। थर्ड जो हमने चीज़ सीखी वो ये थी कि बायलेटरल सिमेट्री, मतलब कि उस प्रिमिटिव ब्रेन से राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो नर्व जो कॉर्ड्स हैं वो बनना शुरू हो गई, और जो बायलेटरल सिमेट्री है ये भी एडवांसमेंट की एक रीज़न बनता है। चौथी जो स्टेप हमने देखा एवोल्यूशन के अंदर वो गैंग्लिया का बनना, क्या मतलब प्रिमिटिव ब्रेन के अलावा भी बॉडी के अंदर जब गैंग्लिया आ जाते हैं तो वो भी एडवांसमेंट की वजह बनते हैं। और उसमें फिर हमने इकाइनोडर्म के हवाले से सीखा कि उसके किस तरह नर्वस सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है, और उसके वो सारे पार्ट्स हमने देखे, हाइपोन्यूरल, एपिकल, और वो सारी चीज़ देखी। लास्ट के ऊपर जो इंटरन्यूरॉन्स के हवाले से बताया गया कि जिसके अंदर जितने ज़्यादा इंटरन्यूरॉन्स होंगे गैंग्लिया के अंदर वो उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो शो करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने यही टॉपिक कवर करना था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या क्लास के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।